चीज याद हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम जो है वो बात कर रहे हैं प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन की। तो द टर्म बिजनेस हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 टू इंक्लूड एनी ट्रेड, commerce or manufacture or any adventure or concern in the nature of trade, commerce or manufacture। तो बेसिकली जो है वो कह रहा है कि किसी भी तरह की ट्रेडिंग एक्टिविटी का क्या मतलब होता है? इट हैज टू बी ए रेकरिंग थिंग, बार बार आप कर रहे हो, मीन्स एक सामान खरीद के लाते हो, उसको बेच देते हो, फिर वो सामान दोबारा खरीद के लाते हो, फिर बेच देते हो। आपकी एक ऑपरेटिंग साइकिल होती है, उसको आप रन कर रहे हो, रोज रोज बेच रहे हो। अब वो रोज रोज बेचने का जरूरी कोई ये मतलब नहीं होता कि आप जो है वो प्रोविजन स्टोर ही हो कि रोज सेल हो रही है। कई बार आप बिजनेसमैन जो है वो इस टाइप के हो कि आप कैपिटल गुड्स बेचते हो, मशीनरी बेचते हो बड़ी बड़ी। तो वो रोज का मतलब आपका है कि शायद साल में आप 3 ही डील करोगे, तो भी आप वो जो है वो ट्रेडिंग ही कहलाओगे। इट विल बी इन द नेचर ऑफ ट्रेड ओनली, कि आपने जो है वो सामान खरीदा, बेचने के लिए खरीदा। चाहे वो साल में 3 ही ट्रेड कर पाए या साल में आप 3000 ट्रेड कर पाए, वो कोई मायने नहीं रखता। तो ट्रेडिंग इन द फॉर्म मीन्स कोई भी ट्रेडिंग, कोई भी कॉमर्स या कोई भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है, दैट विल बी टर्म्ड एज बिजनेस। बिजनेस के अलावा प्रोफेशन जो है, प्रोफेशन का क्या मतलब हुआ? आपकी जो है टर्म प्रोफेशन हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द एक्ट, बट इट मींस एन ऑक्यूपेशन रिक्वायरिंग सम डिग्री और लर्निंग। द टर्म प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन आल्सो। वोकेशन का क्या मतलब हो गया? जैसे एक्टिंग कर रहे हो, यू आर एन एक्टर, यू आर अ डायरेक्टर, आप एक टीवी सीरियल प्रोड्यूस कर रहे हो, आप एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप बेसिकली जो है एक प्रोफेशनल हो। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट हो, आप एक डॉक्टर हो, आप एक प्रोफेशनल हो, आप एक आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, आप एक प्रोफेशनल हो। एक पेंटर एक पेंटिंग बनाएगा, इट इज बिकॉज ऑफ ए वोकेशन दैट इट इज फॉलोइंग। एक वोकेशन यूज करके बना रहा है, एक आर्ट यूज करके बना रहा है। उसके बाद जो उसे बेचेगा, तो वो ट्रेडिंग नहीं होएगी उसकी, जो पेंटिंग बना के उसने बेची है, वो जो है वो प्रोफेशन होएगी, वो वोकेशन होएगी। तो अब हमें मतलब हमारे को ये एडवांटेज मिल गया कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि वो ट्रेडिंग करके बेच रहा है या वो प्रोफेशन में बेच रहा है। इनकम दोनों की एक ही हेड में टैक्सेबल होनी है, एंड दैट टैक्स इज प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। एक मिनट को ये होता ना कि वोकेशन या प्रोफेशन है, इसकी जो इनकम है वो सैलरी में टैक्सेबल करनी है। जो ट्रेडिंग या कॉमर्स या मैन्युफैक्चर की इनकम है, वो जो है आपको जी पीजीबी पे मींस प्रॉफिट्स एंड गेन्स में करनी है, तो आपको एक सिरदर्द होती। अब सिरदर्दी नहीं है, मुझे प्रोफेशन और वोकेशन में डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही हेड में जो है वो टैक्सेबल है। एक पेंटर ने पेंटिंग बना के बेची, वो ट्रेडिंग है या नहीं है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा। बट फिर भी हमको एक लिटरल बंदे की तरह, सब आप पढ़े लिखे हो जाओगे, कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाओगे, यू विल बी लाइक बिग मैन। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि प्रोफेशन क्या होता है और बिजनेस क्या होता है। सो प्रोफेशन इज जनरली बैक्ड बाय अ सीरीज ऑफ नॉलेज। वो नॉलेज जो है दैट कुड बी सर्टिफाइड विद अ डिग्री और नॉट, वो नेसेसरी नहीं है। मीन्स आप अकाउंटेंट हैं, तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपने बीकॉम भी की हो। आप बिना बीकॉम के भी अकाउंटेंट हो सकते हैं, 12वीं पास के बेसिस पे भी अकाउंटेंट हो सकते हैं। हाँ, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन करें तो आपको सीए होना ही पड़ेगा। मीन्स अकाउंटेंट भी प्रोफेशनल है और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी प्रोफेशनल है। आप एक कॉस्ट ऑडिट कर रहे हो तो आपको कॉस्ट अकाउंटेंट होना ही पड़ेगा, और कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास। आप कॉस्ट ऑडिट कर ही नहीं सकते अदरवाइज किसी का। तो आपको जो है वो प्रोफेशन के दायरे क्या हो गया कि यू हैव टू हैव अ सीरीज ऑफ नॉलेज। एक नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज कैन बी बैक्ड बाय ए फॉर्मल डिग्री, नॉलेज में नॉट बी बैक्ड बाय ए फॉर्मल डिग्री, कोई जरूरी नहीं, बट नॉलेज तो मस्ट है, एक आर्ट तो मस्ट है। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो हमें समझनी है। वो क्या है? प्रॉफिट्स इन कैश और काइंड। आपको जो है जब आप बिजनेस करोगे तो कई बार प्रॉफिट जो है, कई बार क्या मैक्सिमम ओकेजन्स में प्रॉफिट जो है वो कैश में ही मिलते हैं। बट अगर आपको प्रॉफिट जो है वो कैश में ना मिलके इन काइंड मिल गया, मीन्स आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करने बैठे आपने डील करी, उस डील में बंदे ने आपको जो है 10,000 रुपए दे के जाने थे, 10,000 रुपए देने की जगह वो एक गेहूं की बोरी आपके पास रख दिया, मीन्स सैक फुल ऑफ व्हीट। तो इट मे नॉट बी कैश, बट यस इट इज इक्विवेलेंट टू कैश। वो कैश नहीं है बट इक्विवेलेंट टू कैश तो है। तो जो व्हीट की वैल्यू बनती होगी वो आपकी इनकम है, दैट इज योर प्रॉफिट।
और वो जो प्रॉफिट है दैट इज टू बी टैक्स्ड एज बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम। जो बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम आ रही है वो उस तरह से टैक्सेबल है, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। सो प्रॉफिट मे दैट बी इन काइंड और मे बी इन कैश, दोनों ही केस में वो टैक्सेबल है। एक आ जाती है कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं? ये बेसिकली जो है आपको किसी तरह की पेनल्टीज मिली हुई है। मीन्स इसको हम जो है वो एक टर्म यूज होता है इसके लिए, हम कहते हैं एलडी। एलडी बेनिफिट्स मिले हुए हैं। एलडी, एलडी को हम कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। आप एक किसी प्रोजेक्ट में जो है वो इन्वेस्ट किए, हाउसिंग प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट करा। हाउसिंग प्रोजेक्ट में मींस आपने एक घर लेने के लिए जो है एक इन्वेस्टमेंट करी। आपका बिजनेस भी है, अच्छा खासा बिजनेस करते हो आप। बिजनेस करने के साथ साथ आपने एक घर लेने के लिए जो है वो एक फ्लैट बुक करा दिया कि आपको हम आने वाले 2 साल के अंदर अंदर जो है आपका घर बना के दे देंगे, प्रोवाइडेड जो आपको पैसे हमारे देने हैं 50 लाख रुपए, आप हमको वो 50 लाख की पेमेंट कर दोगे जैसे जैसे हम मांगेंगे, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है, और 2 साल बाद हम आपको घर दे देंगे। अगर ये घर हमको आपको 2 साल के बाद 6 महीने के अंदर भी नहीं दे पाते हैं तो मीन्स 2.5 साल हो गए, 2 ईयर 6 मंथ्स जो है वो मैक्सिमम पीरियड उन्होंने डिसाइड कर लिया, आप दोनों ने मिलके, बिल्डर ने और आपने, कि 2 साल 6 महीने में हम घर नहीं दे पाते हैं, तो अगले बार मीन्स हर 3 महीने के डिले पे देयर विल बी पेनल्टी दैट विल बी पेड। हर 3 महीने के डिले के ऊपर जो पेनल्टी होगी वो हम आपको देंगे, कि 3 महीने की पेनल्टी, तो 3 महीने की पेनल्टी जो होगी वो 1% की पेनल्टी देंगे। फिर दोबारा से पता चला कि 3 महीने बाद उसके बाद भी नहीं कर दे पाए, तो 1% की जगह हम 2% की पेनल्टी देनी शुरू कर देंगे। कुछ पेनल्टीज जो हैं वो हम आपको देंगे। ये पेनल्टीज आपको पता चला कि लास्ट में जो है आपको मिल गई, ये 3% की पेनल्टी आपको मिली इस 50 लाख रुपए के ऊपर। ये 3% ऑफ 50 लाख कितना हो गया? 15,000 रुपए। ये 15,000 रुपए आपके बिल्डर ने आपको, मैं 50 लाख, सॉरी 1.5 लाख रुपए, ये जो 3% की पेनल्टी बिल्डर ने आपको दी 50 लाख के ऊपर, वो जो है वो 1,50,000 हो गए। 50 लाख का 1% 50,000 हो गया, 2% 1 लाख हो गया, 3% 1.5 लाख हो गया। तो ये 1.5 लाख रुपए जो है आपके बिल्डर ने आपको दे दिए, क्योंकि आप 50 लाख पूरे दे चुके थे जब आपने घर जो है वो मांगा कि भलाओ भी आप घर दो, और उसने वो लेट कर दिया। तो अब एक अच्छे कंट्रैक्टर की तरह उसने जो है 1.5 लाख रुपए का चेक जो है वो आपको दे दिया। 1.5 लाख रुपए आपके बैंक में आ गए। ये जो 1.5 लाख रुपए आपके बैंक में आए हैं, ये क्या आपकी इनकम है? क्या इसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा? सवाल ये। ये जो 1.5 लाख रुपए हैं, ये आपको जो है ये लिक्विडेटेड डैमेजेस के मिले हैं। आपने घर, क्योंकि आपको बिल्डर आपका घर टाइम पे नहीं दे पाया इसलिए मिले हैं। तो ये कायदे से जो है ये इस कैटेगरी में आ जाते हैं, ये कैपिटल रिसीट की कैटेगरी में आ जाते हैं। इट इज नॉट इनकम, इट इज कैपिटल रिसीट। ये एलडी है, लिक्विडेटेड डैमेजेस है। ये पेनल्टी लगाई गई है बिल्डर के ऊपर और उसने ये पेनल्टी आपको दी है। ये आपने सफर करा है, ये आपकी इनकम नहीं है, ये आपकी सफरिंग की कंपनसेशन है। तो दिस डज नॉट बिकम योर इनकम। जो कैपिटल रिसीट होएगी वो टैक्सेबल नहीं होगी। कैपिटल रिसीट इज नॉट टैक्सेबल। ठीक है जी। तो ये ना तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होएगी, ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होएगी, ना ही किसी और कैटेगरी में टैक्सेबल होएगी। कैपिटल रिसीट्स जो है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। अगर आपने अपनी कार यूज करी, यूज करने के बाद पुरानी कार आपने बेच दी, तो वो कैपिटल रिसीट की कैटेगरी में आएगी। उस जो कार आपने बेची है, क्योंकि आप एक पर्सनल यूज कर रहे थे ना कार को, जब आप कार का पर्सनल यूज कर रहे हो तो आप कोई डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करते नहीं अपने घर में अपनी कार का। आपने कार खरीदी थी 5 लाख रुपए की, 10 साल यूज करने के बाद आपने कार 1 लाख रुपए में बेच दी, तो वो जो 1 लाख रुपए अब आपके घर पे आए हैं वो कैपिटल रिसीट है।
वो कैपिटल रिसीट आपकी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगना। यही कार अगर आप एक बिजनेस में एक कंपनी की तरह यूज कर रहे होते तो उसका एक अलग ट्रीटमेंट होता, फिर वो कैपिटल रिसीट नहीं होती। आप इंडिविजुअली यूज कर रहे हो तो वो कैपिटल रिसीट है। इस मींस डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसीट और नॉर्मल रिसीट जो है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा और भी पढ़ेंगे, बट इन दो एग्जांपल्स को याद रखना कि आपने कोई एसेट बेचा तो आपको कैपिटल रिसीट मिली है, वो कैपिटल रिसीट आपकी इनकम नहीं है, वो इनकम जो है वो अकॉर्डिंगली टैक्सेबल भी नहीं है। बट कैपिटल रिसीट में से कई बार कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करने के बाद हम जो है उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं, वो हम कैपिटल गेन्स में चार्ज करते हैं। बट ये दो तरह की कैपिटल रिसीट्स मैंने बताई, एक तो आपने सेकंड हैंड कार बेची अपनी, दूसरी आपको लिक्विडेटेड डैमेजेस मिले, ये कैपिटल रिसीट्स ऐसी हैं जो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हैं। ठीक है जी, बड़े आगे। सो तो नहीं गए? हेलो? नहीं सर। यस सर। जी सर। सोची तो पे हो यार कुछ ना कुछ। ओके, सो बात समझ में आ रही है ना? यस सर। ये चैप्टर सैलरी से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कैपिटल रिसीट्स के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा दैट इज वॉलंटरी रिसीट्स। जब आप बिजनेस में जाते हो या प्रोफेशन में जाते हो तो आप जो है कंट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स कर लेते हो। जब आप बिजनेस करते हो तो आप से टुमारो यू टर्न आउट टू बी ए लॉयर, आप वकील बन जाते हो। और वकील बन जाओगे तो आपको एक क्लाइंट जो है वो मिलता है। मीन्स आप शुरू में छोटे मोटे वकील बने, बट बड़े ही ब्राइट हो, जैसे शाइनिंग आप दिखते हो, जैसे बात करते हो वैसे ही शाइनिंग हो आप। और आप वो कोर्ट में पहुंचे तो आपके पास जो है छोटा सा कोई क्लाइंट आ गया, बेचारा रेडी पटरी लगाता होता था कि पुलिस तंग करती है जी, सामान उठा के ले जाती है, हमारा कुछ करो, तो हमारे लिए कोई एक स्पेसिफिक लेन जो है ना वो करवा दो कि ये रेडी पटरी वाले जो है यहाँ पर इनका हक है, इनका इनका ये हटाया ना जाए। आपने केस फाइल करा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या किसी भी फॉर्म में उस बंदे के लिए केस फाइल करा, आप केस जीत भी गए। आप जीत गए, आपका नाम तो अब होना ही होना है कि आपने केस जीत लिया है। मगर जो एम्प्लॉय मतलब उस कैटेगरी के लोग थे, जो पूरा ग्रुप था, उसने पूरे ने एडवांटेज उठाया। एक बंदा जो है श्यामलाल आपके पास आया हुआ था, जिसने आपके साथ ये केस लड़ा था कि मेरे फेवर में आप केस लड़ दो। आपने उसको कहा था कि तू यार मेरे को खाली जो है 2,000 रुपए की फीस दे दियो, और 2,000 रुपए की फीस के बाद जो मेरा और छोटा मोटा खर्चा होगा वो दे दियो, जो मैक्सिमम 5,000 रुपए तक बनेगा, इससे ज्यादा तेरे से मैंने नहीं लेना क्योंकि तू कम ही कमाता है। मगर आपने वो 5,000 रुपए तो ले लिए, वो तो कंट्रेक्चुअल थे। क्योंकि ये बेनिफिट मिला है, ये बेनिफिट इस श्यामलाल के अलावा 10 लोगों को और मिला है। 10 other people also got benefit of this, कि यार ये इंडिविजुअल बेनिफिट नहीं ना दिलाया, ये आपने श्यामलाल एंड अदर्स को भी बेनिफिट दिलाया है। तो अब अदर्स जो पहले 1,000 रुपए भी नहीं खर्चना चाह रहे थे, या 5,000 मतलब 2,000 तो बहुत ही दूर थे, 1,000 रुपए भी नहीं आपको देना चाहते थे, इन्होंने कहा कि नहीं यार, इस बंदे ने हमारे लिए फेवर तो करी है, हम जो है अब हजार हजार रुपए सारे 10 के 10 मिला के इसको ये जो है ये 10,000 रुपए और देते हैं। मीन्स ये श्यामलाल ने तो 5,000 दिए ही दिए, ये 10 बंदे और आपको 10,000 रुपए दे गए। तो ये 5,000 रुपए तो आपका कंट्रेक्चुअल एग्रीमेंट था ही, इन मीन्स आप और श्यामलाल के बीच में, ये तो आपकी फीस थी। इट वॉज अ फीस, प्रोफेशन से आई थी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जानी थी। इस 5,000 में से 3,000 रुपए आपके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस के थे, जितना आपने लिए उससे वो खर्च कर दिए। 2,000 रुपए जो है ये आपकी फीस के थे, ये आपकी टैक्सेबल इनकम हो गई। उस 10,000 रुपए जो यहां से आए हैं, ये वॉलंटरी रिसीट्स हैं। इसको आपने एग्री कभी करा ही नहीं था, मगर फिर भी आपको दे दिए गए हैं, क्योंकि आपने जो है एक फेवर पहुंचा दी एक पूरी कम्युनिटी को। तो उस कम्युनिटी ने अपने आप पैसे इकट्ठे करके आपका नाम जानते हुए कि यस दिस इज द जेंटलमैन, ये अजय कुमार है, इसने हमारा बड़ा हेल्प करा है, तो 10,000 रुपए वो आपको दे गए। अब ये जो वॉलंटरी रिसीट्स हैं, ये आपके हिसाब से अजय जी टैक्सेबल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अजय जी नहीं है तो कोई और बोल दो यार, कोई भी अजय बन सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? अजय तो वही है ना जो जिसको कोई नहीं जीत सकता। सर होगी टैक्सेबल। होगी टैक्सेबल, बिल्कुल होगी जी, यू आर वेरी राइट।
क्योंकि आपकी इनकम कंट्रैक्चुअल है या आपको किसी ने अपनी मर्जी से दे दी है, इच्छा से दे दी है, वो इनकम तो है ना। वो इनकम है तो इनकम पे टैक्स लगना है, वो किसी एग्रीमेंट के थ्रू आई है या विदाउट एनी एग्रीमेंट आई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट हैज कम इन बेसिकली फ्लो ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन के फ्लो से आई है वो, वैसे नहीं किसी ने देनी थी। क्योंकि श्यामलाल जी केस जीत गए, श्यामलाल का केस आपने जितवा दिया, इसलिए 10 लोगों ने आपको दिए, तो इट हैज एक्चुअली अराइव फ्रॉम द फ्लो ऑफ द बिजनेस। ये वॉलंटरी रिसीट जो है ये आपकी टैक्सेबल होगी। ओके। Yes, sir. अब आपने जो प्रॉफिट्स या गेन्स जो किए हैं, इसको यूज कहाँ किया है उन गेन्स को, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एप्लीकेशन ऑफ ट्रेड इज इमटेरियल। जो आपने गेन्स कमाए हैं उसका इस्तेमाल आपने घर में अपनी स्पाउस को दिया, घर खर्चा करने के लिए, आपने अपने बच्चों की फीस जमा कराई, आपने अपने बिजनेस में ही दोबारा से एक नई फ्लोर बनाने में लगा दी कि एक ऑफिस मेरे को बड़ा चाहिए है तो मैं एक फ्लोर और बना लूं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी भी आपकी जो है इनकम हुई है दैट इज टैक्सेबल इनकम। आपकी जो टैक्सेबल है वो टैक्सेबल है, आपने उसको अप्लाई करा है, उससे कोई फर्क। आपके 3 बिजनेस हैं अलग अलग, मींस आप एक, आपने जो है वो फोटोकॉपी की काम करते हैं, फोटोकॉपी के साथ साथ आप जो है वो स्पाइरल बाइंडिंग कर रहे हैं, स्पाइरल बाइंडिंग के साथ आप जो है स्टेशनरी का बिजनेस भी करते हैं। आप एक ही शॉप से 3 बिजनेस कर रहे हैं अलग अलग। तीनों तरह के आप रेवेन्यू बना रहे हैं, तीनों के खर्चे भी अलग करके आप नेट प्रॉफिट तीनों का बनाते हैं। एक में प्रॉफिट आया, इसमें भी प्रॉफिट आया, इसमें लॉस हो गया। आप तीनों की इनकम अलग-अलग कैलकुलेट करके इनकम टैक्स के पास नहीं लेके जाएंगे। आपके जो इनकम फ्रॉम डिस्टिंक्ट बिजनेसेस हैं, ये सब जुड़कर एक ही तरह से जो है वो उनको दिखाएंगे। आपको इनके अकाउंटिंग अलग कर रहे हैं, करते रहिए, दिखाते रहिए, वो आपकी अपनी प्रॉब्लम है। बट इनकम टैक्स की जब रिटर्न फाइल होएगी तो उसमें ये एक बिजनेस की तरह जाएगा। दिस बिजनेस इज ओन्ड बाय से श्यामलाल, तो श्यामलाल एज ए प्रोप्राइटर जो है वो उसकी जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है वो ये 12 लाख रुपए है। इस 12 लाख रुपए के ऊपर जो भी टैक्स बनेगा वो टैक्स कैलकुलेट करके दे। ठीक है जी। दिस इनकम इज कमिंग फ्रॉम डिस्टिंक्ट बिजनेसेस, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी एक बिजनेस में प्रॉफिट है, दूसरे बिजनेस में लॉस है, तो वो आपस में सेट ऑफ कर सकता है। ये सेट ऑफ करने की कुछ एक कंडीशंस हैं जो आगे चल के हम पढ़ेंगे अगली क्लासेस में। उसमें एक बिजनेस जो है वो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है, एक स्पेकुलेटिव बिजनेस है। अब आप दोनों की इनकम को क्लब नहीं कर सकते। स्पेकुलेटिव बिजनेस जो होता है वो होता है आपका सट्टा वाला व्यापार, और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस जो होता है वो नॉर्मल ट्रेडिंग जो होती है वो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है। तो वो ये क्या डिफरेंसेस हैं इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। बट डिस्टिंक्ट बिजनेसेस हैं और दोनों बिजनेसेस या तीनों बिजनेसेस जो हैं वो नॉन स्पेकुलेटिव है। आप उनकी इनकम आपस में जोड़ घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रॉफिट्स आपको कंप्यूट करने हैं दैट आर बेसिकली एज पर द इनकम कैलकुलेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स आर देयर। आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखे हैं क्या होते हैं? Yes, sir. वैसे ही Yes, जो sir. है वो इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स भी बन गए हुए हैं। मीन्स वी हैव टू फॉलो दीज इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। ये अब किसको फॉलो नहीं करने हैं? ये इंडिविजुअल्स और साथ में एचयूएफ, दो तरह की कैटेगरी के एसएससीज हैं। असेसीज नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो दी स्टैंडर्ड्स। ये जो इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स हैं, ये 10 इनकम स्टैंडर्ड्स है आईसीडीएस 1 से लेकर 10 तक। ये इन दो एसएससीज को फॉलो नहीं करने हैं, इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। इनके लिए है कि यार तुम जैसे तुमने अकाउंटिंग करनी है करो, एक स्टैंडर्ड वे है अकाउंटिंग का। यू ईदर फॉलो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और यू फॉलो मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दो तरह की अकाउंटिंग करते हैं हम, या मर्केंटाइल होएगी या फिर आपकी कैश बेसिस होएगी। मर्केंटाइल बेसिस को हम एक्रूअल अकाउंटिंग भी कहते हैं। आप यहाँ कैश बेसिस फॉलो कर लो या मर्केंटाइल बेसिस फॉलो कर लो,
दिस इज ओपन टू ओनली इंडिविजुअल्स एंड इनटू अनडिवाइडेड फैमिलीज। ये दो ये इस तरह से कर सकते हैं, बाकी सबको प्रॉपर अकाउंटिंग डिस्क्लोजर जो कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर्स हैं ये फॉलो करते हुए लेकर आए हैं। और जब हम यहाँ पर जो है अब कॉस्ट अकाउंटेंट बनने के लिए एस्पायर कर रहे हैं, तो वी आर एस्पायरिंग कि हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो ये लोग होंगे जो ये फॉलो कर रहे हैं। ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं क्लाइंट शुरू में, बट हमारी एस्पिरेशन ये है तो हम इनको भी आगे चल के अच्छे से पढ़ेंगे। बट ये जो डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स हैं ये हमारा फाइनल का जो है सिलेबस है, इंटर का नहीं है। अभी सिर्फ हमने बस इतनी सी स्लाइड देख के छोड़ देना है। जो हमारा ये पिछला स्लाइड था जिसमें ये था कि कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स कैसे होने हैं, वो आईसीडीएस फॉलो करके होने हैं, एक्सेप्ट फॉर इंडिविजुअल्स एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज। अब नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट हमारे को समझना है दैट इज इंपॉर्टेंट इज कि लीगैलिटी ऑफ इनकम कितना मैटर करती है इनकम टैक्स निकालने के लिए। तो इनकम लीगल होएगी तभी इनकम टैक्स लगेगा या इनलीगल इनकम पे भी इनकम टैक्स लग जाएगा? बताओ गाइस। सर दोनों ते ही लगू। दोनों से लगू। अगर कोई बंदा रिश्वत लेके पैसे कमा रहा है तो उनसे तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा उन्हें। नहीं स्मगलिंग सर। की है ਤਾਂ अगर कोई मर्डर ही कर देता है, मर्डर ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 2 ਲੱਖ रुपए मिल गए जी मर्डर ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ इनकम टैक्स देना पड़ेगा? चोरी की थी, नो सर। जुआ खेलिया, नहीं। देना पड़ेगा। अगर चीज सामने आ जाती है इनकम टैक्स अथॉरिटीज दे कि ही हैज मेड मनी आउट ऑफ दिस, उसको पैसे मिले हैं, तो एक तरफ तो उसके ऊपर जो है वो केस जो चलेगा, जो मतलब नॉर्मल कोर्ट जो क्रिमिनल केस होता है वो चलेगा। दूसरी तरफ इनकम टैक्स वाले भी केस कर देंगे कि यार इसमें तो कमाई भी हुई थी, उसके ऊपर इनकम टैक्स तो दिया ही नहीं। तो लीगैलिटी ऑफ इनकम विल नॉट मैटर। आपकी इनकम हुई है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। ठीक है जी। टू थ्योरेटिकल ओके। बट देन इट इज ट्रू। अब इसमें लीगैलिटी ऑफ इनकम में जो है एक कंसेप्ट और आ जाता है, दैट इज कि आप जो है अगर कुछ खर्चा करते हो जो आपका जो है वो लीगल नहीं है, मीन्स आप कहते हो कि मैंने जो है वो इनकम टैक्स रिफंड जो है वो आपको दिलाया, मीन्स एक इनकम टैक्स की पिटीशन फाइल चल रही थी, उसमें मैंने इनकम टैक्स का जो है वो बेनिफिट आपको दिला दिया, आपको जो है मेरे क्लाइंट को जो है वो 5 लाख रुपए का रिफंड आ गया। उस 5 लाख रुपए का रिफंड आने पर जो है हमारी एग्रीड फीस थी कि वो मेरे को जो है 25,000 रुपए की फीस देगा, उसने वो 25,000 रुपए की फीस दे दी। इस 25,000 रुपए की फीस लेने के बाद मैंने जो है जो क्लर्क था जिसने वो असेसमेंट ऑर्डर जो है वो बनाया था, उसको मैंने 5,000 रुपए की रिश्वत दी। ये 5,000 रुपए माइनस करके 20,000 रुपए की इनकम टैक्सेबल होएगी या पूरे 25,000 रुपए की इनकम टैक्सेबल होएगी? ये सवाल भी हमारा जो है इसी लीगैलिटी ऑफ इनकम से निकल के आता है। तो यहाँ पर जो है ये पूरे 25,000 ही टैक्सेबल होंगे। ये 5,000 रुपए की नो डिडक्शन विल बी अलाउड, क्योंकि जो डिडक्शन मिलनी है, जो खर्चे का जो आपको बेनिफिट मिलना है, वो खाली लीगल खर्चों का बेनिफिट मिलना है। अगर आपने कोई इलीगल खर्चे करे हैं उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया जी लीगैलिटी ऑफ इनकम का। एक तो इनकम यस जो है सर। वो लीगल है या इलीगल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो टैक्सेबल है, मगर खर्चा जो है वो लीगल ही होना चाहिए, तभी वो जो है डिडक्शन होएगी, तभी आपकी इनकम रिड्यूस होएगी, अदरवाइज आपको पूरी ग्रॉस इनकम के ऊपर जो है वो इनकम टैक्स बनेगा। एनी डाउट्स हियर? नो सर। नो सर। चलिए आगे। सो मेथड ऑफ अकाउंटिंग कौन सा फॉलो होना है हमारा? मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो फॉलो होगा, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, दोनों में ही अकाउंटिंग चाहिए होगी, चाहे वो पीजीबीपी हो चाहे वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो, एंड दैट कैन बी ईदर द कैश मेथड और द मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? सुने हुए हैं ना, आपने पढ़े होंगे ये शायद 11th क्लास में। यस सर। दस दो फिर। मर्केंटाइल क्या होता है वो बता दो।
पर Accrue क्रेडिट है, क्रेडिट क्या? सर एक्चुअल बेसिस पे। हाँ, एक्रूअल बेसिस जो है वो क्या होता है? सर जैसे कि अगर जो एक्सपेंडिचर है, अगर करंट ईयर में अगर हमने पेड नहीं किया, अगर आउटस्टैंडिंग है, तो फिर भी हमने उसी ईयर में उसको रिकॉर्ड करना, नेक्स्ट ईयर में उसको नहीं करना। वेरी गुड, वेरी गुड। ये एक्रूअल मेथड हो गया। और कैश बेसिस में आपका जो है, जब इनकम कब माननी है? जब पैसे घर आ जाएंगे। मीन्स वहां पर जो है आप किसी को खाली क्रेडिट करके इनकम नहीं मान लेंगे। जब आपको वो पैसे रिसीव हो जाएंगे तो इनकम है। खर्चा कब है? जब आपने पेमेंट कर दी तब खर्चा है। खाली डेटर्स और क्रेडिटर्स बना लेने से आपकी इनकम नहीं आती है, वो कैश बेसिस हो गया। और डेटर और क्रेडिटर जब आपने क्रिएट कर दिए, जब खाली आपने जो है एक्सपेंडिचर और इनकम के बेसिस पे जब एक अकाउंटिंग कर ली, तो वो एक्रूअल बेसिस है, या उसको हम मर्केंटाइल बेसिस भी कहते हैं। इसको हम इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। आपको एक्रूअल तो मेरे ख्याल में अच्छी तरह से रिकॉर्ड था, बट मर्केंटाइल सुन के आपको हल्का सा शॉक लगा, तो वो शॉक आगे से नहीं लगना चाहिए। मर्केंटाइल का मतलब एक्रूअल ही होता है। दो, एक ही शब्द के दो मतलब है। ठीक है जी। ओके सर। सो यू हैव टू फॉलो इट रेगुलरली। ऐसा नहीं हो सकता कि एक साल आप अकाउंटिंग जो है वो एक्रूअल बेसिस पे कर दें और दूसरे साल कैश बेसिस पे कर दें। कि पहले साल तो आपने कर दिया कि जी हम तो कैश बेसिस पे करते हैं अकाउंटिंग, कर दी। अगले साल खर्चा जो है वो उधर कर दिया। तो दोनों तरफ से आपने मीन्स 2-3 साल लगातार, एक बार एक्रूअल एक बार कैश करके, पूरा इनकम ही आपने रिड्यूस कर दी और इनकम टैक्स बचा लिया। वो काम नहीं करना। आपको कंसिस्टेंटली जो है एक ही मेथड फॉलो करना है। However, as per section 145B, certain incomes would be taxable in the following manner. Means irrespective जो आप फॉलो कर रहे हो, जो आप ये कैश बेसिस या ये एक्रूअल बेसिस कर रहे हो, irrespective of that, कुछ एक इनकम्स जो है वो आपकी ऐसे ही टैक्सेबल होंगी। वो क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एन assessee on compensation or enhanced compensation shall be deemed to be income of the year in which it is received। अब यहाँ पे आपका मर्केंटाइल बेसिस जो है वो मैटर नहीं करेगा। यहाँ पे आपको इनकम जो है जब रिसीव कर लोगे तभी टैक्सेबल होएगी। एक मिनट, मेरा स्टाइलस गिर गया यार जमीन पे। वो किस चीज का जो है वो इनकम बात कर रहे हैं हम? इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एन असेसी ऑन द कंपनसेशन और एनहांस्ड कंपनसेशन। मींस आपको कोई कंपनसेशन मिलनी थी, मान लेते हैं कि वो कंपनसेशन आपके बिजनेस प्रेमिसेस की थी, या गवर्नमेंट ने आपको कोई कंपनसेशन देनी थी। वो कंपनसेशन जो है वो 10 लाख रुपए की कंपनसेशन देनी थी। वो 10 लाख रुपए की कंपनसेशन लेट कर दी। इसके लिए उसने कहा कि मैं इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट दूंगा। अब आपको जैसे ही पता चला कि इसके ऊपर गवर्नमेंट के वर्ड्स हैं, गवर्नमेंट ने कहा है कि मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, तो कायदे से आप 31 मार्च जो है, 31 मार्च ऑफ 2024 ईयर खत्म हो रहा है, तो आपने उसमें वो ट्रांजैक्शन की एंट्री कर ली होगी कि इस 10 लाख रुपए के ऊपर मेरे को 6% के हिसाब से जो है वो 60,000 रुपए पूरे साल का ब्याज मिलना है। तो ये 60,000 रुपए आपने इनकम में दिखा दिए होंगे। नहीं दिखाने। यू आर नॉट सपोज टू शो इट इज योर इनकम। ये 60,000 रुपए या 70,000 रुपए या 40,000 रुपए जो भी जब भी मिलेंगे, ये तब टैक्सेबल होंगे। आप इसको सीधा सीधा एंट्री करके मर्केंटाइल बेसिस पे आप इसको टैक्सेबल नहीं करेंगे। जो कंपनसेशन के ऊपर इंटरेस्ट है उसको, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एनएसएससी ऑन कंपनसेशन और एनहांस्ड कंपनसेशन। कई बार कंपनसेशन पे इंटरेस्ट मिल रहा है, कई बार कंपनसेशन एनहांस हो रही है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिल रहा है, और वो पहले दिन से मिल रहा है। आप कोर्ट में केस किए, कोर्ट में केस जीत गए, तो आपको कंपनसेशन के ऊपर एनहांस्ड कंपनसेशन मिलेगी। 10 लाख रुपए आपको कम मिले थे, 10 लाख की जगह आपको कायदे से 25 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, तो 15 लाख गवर्नमेंट और देगी। जो वो 15 लाख देगी वो ब्याज समेत देगी, और वो ब्याज आपको 3 साल का भी मिलेगा। खाली बताने पे 15 लाख रुपए आपको कोर्ट की डिग्री आपके हाथ में आ गई, उसके बेसिस पे आप उस इंटरेस्ट को इनकम की एंट्री पे नहीं चढ़ाओगे। जब इनकम हाथ में आ जाएगी तभी वो टैक्सेबल होएगा। दैट इज द डिक्टम। हमको ये जो है ये डिक्टेट कौन दे रहा है? ये सेक्शन 145 बी बता रहा है कि इनकम टैक्स ऐसे लगाना है हमने, अदरवाइज नहीं लगाना। तो however, as per section 145B, certain incomes would be taxable in the following manner। पहला वाला ये हो गया। दूसरा क्या हो गया?
assistance in form of subsidy or grant or cash incentive or duty drawback or waiver or reimbursement in cash or kind to assessee shall be deemed to be the income of the previous year in which it is received. इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, इतना जो तामझाम लिखा हुआ है सबको समझने की जरूरत नहीं है। ये एक तरह के कुछ बेनिफिट्स हैं, ये सब्सिडी के बेनिफिट्स हैं। मींस आप जो है एक सब्सिडी आपको मिल रही है, मे बी आप जो है इंडस्ट्रियल यूज के लिए आप यूरिया खरीदते हो, इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूरिया खरीद रहे हो, तो यूरिया के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है। जब वो सब्सिडी आपके पॉकेट्स में आ जाएगी, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी, तब वो टैक्सेबल होएगी। सिर्फ यूरिया खरीद लेने भर से जो है आप सब्सिडी को जो है वो इनकम में नहीं दिखा दोगे। इसके अलावा हम जो है हमारे कोर्स में जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ते हैं, तो हमारे कोर्स में जो है वो एक इंडियन कस्टम्स एक्ट भी है। पढ़ा है आप लोगों ने इंडियन कस्टम्स एक्ट? हेलो? नहीं सर, हले पढ़ने हले पढ़ना है ऑन द Yes. इंडियन इनकम टैक्स। जो इंडियन कस्टम्स एक्ट है, इसकी 2 प्रेजेंटेशंस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, उनको आप देख सकते हो। दैट इज द ब्रीफ स्टार्टिंग। अगर आपको वो अच्छी लगेंगी तो और 2 प्रेजेंटेशंस मैं बना के अपलोड कर दूंगा, दैट विल एक्चुअली सर कंप्लीट योर कस्टम्स एक्ट आल्सो। सर चैनल नेम दस दो। मैंने उसका लिंक दिया था आपको, एक वो जो था प्रेजेंटेशन अभी जो डाली थी, अगर आपने देखी है, दैट वाज लाइक लो ऑन द क्वालिटी। मैं उस दिन थोड़ा सा पिंच्ड फील कर रहा था कि मैं वो चीज समझा नहीं पाया हूँ, तो आई वर्क लेट, और उसको फिर जितना भी बना था मैंने कहा कि माइक्रोफोन से सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगी। देखा था मेरा वो लिंक आपने जो मैंने डाला था रिलेटेड टू Yes sir, मैं वो वाली जो प्रेजेंटेशन जो आपकी उस कैलकुलेशन की थी इनकम की, जो 7.5 लाख रुपए से ऊपर की होती है, when seven and a Yes half lakh, sir, more YouTube than seven and a चैनल half lakh is deposited by employer to your superannuation fund and all। उसी में 2 वीडियोस और पड़े हुए हैं, अगर उसको चैनल को सब्सक्राइब, ये मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा इस ग्रुप में, यू कैन सी दोस। और अगर इफ यू लाइक इट, मतलब आपको अच्छा लगती है वो, डू टेल मी, मेरे को इन्फॉर्म करना, एंड आई विल पुट मोर रिलेटेड टू कस्टम्स, जिसमें कस्टम्स एक्ट आपका इसी में ही कंप्लीट हो जाएगा, आपको फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाफ द कोर्स इज देयर, हाफ आई हैव टू पुट। तो मैं इस कस्टम्स एक्ट को ही थोड़ा सा टच करते हुए आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इसमें जो है एक सेंटेंस, एक वर्ड यूज हुआ है, उसके साथ हम क्लास खत्म करेंगे। इसमें एक टर्म यूज हुई है ड्यूटी ड्रॉबैक। ये हमने ड्यूटी ड्रॉबैक का वर्ड यूज करा। एक हमने बात करी थी सब्सिडी और ग्रांट की, तो ये सब्सिडी और ग्रांट जब भी आपको आती है, या कैश इंसेंटिव जब भी आपको आता है, तब टैक्सेबल होएगा। वैसे ही ड्यूटी ड्रॉबैक भी तब जब टैक्सेबल कब होएगी, जब वो आएगी। बट ये ड्यूटी ड्रॉबैक होता है क्या है, इसमें आपको सब्सिडी का मतलब पता है, ग्रांट का मतलब पता है, कैश असिस्टेंस का मतलब पता है। ये ड्यूटी ड्रॉबैक एक ऐसा वर्ड है जिसका आप मतलब भी नहीं समझ पा रहे होंगे मोस्ट लाइकली, क्योंकि ये एक टेक्निकल टर्म है विच एमिनेट्स फ्रॉम इंडियन कस्टम्स एक्ट। ये इंडियन कस्टम्स एक्ट से टर्म निकल के आती है। ड्यूटी ड्रॉबैक होता है कि आप जो है कोई प्रोडक्ट जो है वो फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते हो। जब आप किसी प्रोडक्ट को आप इंपोर्ट करोगे, तो उस इंपोर्ट को करने पर आपको जो है वो कस्टम्स ड्यूटी देनी पड़ेगी। मीन्स आप जब भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करोगे तो कस्टम्स ड्यूटी पे करके इंपोर्ट करोगे ना, अगर वो टैक्सेबल है तो। गाइस विद मी, मेरे साथ हैं आप? यस सर। Yes sir. Yes sir. आपने प्रोडक्ट इंपोर्ट करा, जो प्रोडक्ट आपने इंपोर्ट करा, मान लेते हैं कि वो इंटरमीडिएट गुड्स थे। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब कि वो फाइनल गुड्स नहीं थे, कंजम्पशन के लिए नहीं थे, वो प्रोडक्शन के लिए थे, उसको आपने किसी मैन्युफैक्चरिंग में यूज करा। अब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आने वाले 3 या 4 महीने में या 6 महीने में आपने मैन्युफैक्चरिंग करी, जो कस्टम्स ड्यूटी आपने पे करी, कस्टम्स ड्यूटी जो है वो एक डिडक्टिबल एक्सपेंस है। जो आपने कस्टम्स ड्यूटी पे करी, जितना भी आपने इनकम अर्न करा है, उसमें से वो कस्टम्स ड्यूटी माइनस हो जाएगी। आपकी जो बची हुई इनकम है उसके ऊपर आपने जो है वो इनकम टैक्स दे देना है। अब
जब ये इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं आपने फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर दिए, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद ये जो गुड्स आपने इंपोर्ट किए हुए थे, ये गुड्स आपने अब एक्सपोर्ट कर दिए। जब ये इंपोर्टेड गुड्स आपने कुछ वैल्यू एडिशन के बाद एक्सपोर्ट किए हैं, तो आपको ये चीज एक क्लियर प्रोसेस में दिखानी है कि ये जो गुड्स इंपोर्ट किए थे, इसको यूज करके जो गुड्स बनाए हैं वो मैं एक्सपोर्ट कर चुका हूं। तो जो कस्टम्स ड्यूटी आपने पहले पे करी थी, ये वाली, ये कस्टम ड्यूटी आपको जो है वो कस्टम्स डिपार्टमेंट रिफंड कर देगा, ये कस्टम्स ड्यूटी। क्योंकि अब रियल केस में इंपोर्ट हुआ ही नहीं ना, इंपोर्ट जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये टैक्सेस ऑन कंजम्पशन है। जब आपने गुड्स मंगा लिए, आपने इंडिया में कंज्यूम कर लिए, तो अब आप उसके ऊपर टैक्स दो। बट ये तो कंजम्पशन हुई नहीं, ये तो इंपोर्ट आपने करा, उन्हीं गुड्स को जो है फर्दर वैल्यू ऐड करी और बाहर भेज दिए। कुछ एक अच्छे एग्जांपल्स इसमें हैं, जैसे आपने मर्सिडीज की या वोल्वो की बसेस देखी होंगी रोड पे चलते हुए, देखी है? यस yes सर। sir, वो yes जो sir, बस यस होती है, बस की जो चेसी होती है, बस की चेसी जो है, जो अगर हम बात करते हैं मर्सिडीज की बस की चेसी, तो वो बस की चेसी जो है वो जर्मनी में बनती है, इंडिया में नहीं बनती है। जो नीचे का जो बेस है, चेसी समझते हो ना आप, ट्रक की या बस की, वो जो एक ड्राइवर जो है वो मुंह पे खूब बड़ा सा कपड़ा बांध के खुला सा एक ट्रॉला सा चला रहा होता है, पूरी हवा उसे लग रही होती है, रोड्स पे आपने नजर आई होगी कभी ना कभी जरूर। तो वो जो चेसी है वो जर्मनी से आती है इंडिया। इंडिया में उन बसेस की चेसी को बड़ी सुंदर सी बस में कन्वर्ट किया जाता है। पंजाब की ही अपनी कंपनी है, सतलुज मोटर्स करके, SUTLEJ करके कंपनी है। वो उन चेसीज को बस में बना देती है, चेसी को बस में कन्वर्ट कर देती है। वो बस बनाने के बाद वो बहुत सारी कंट्रीज में हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। मीन्स मिडल ईस्ट में जो है वो इंडिया उसका एक बड़ा एक्सपोर्टर है। मर्सिडीज जो भारत बेंज की बसें हैं, उसको एक्सपोर्ट करता है। अब मर्सिडीज की वो बस जो है वो जर्मनी से आई इंडिया में, बस नहीं आई, चेसी आई, उसके ऊपर जो है वो बॉडी बनी। वो बॉडी बनने के बाद मान लो वो जो चेसी आई थी वो 1 करोड़ रुपए की थी, बॉडी बनने के बाद बस जो है वो 1.5 करोड़ रुपए की हो गई। वो 1.5 करोड़ रुपए का जब एक्सपोर्ट होगा, तो जो 1 करोड़ रुपए के ऊपर हमने कस्टम्स ड्यूटी पहले पे करी हुई थी, वो कस्टम्स ड्यूटी जो है वो हमको रिफंड हो जाएगी, वो हमको वापस मिल जाएगी। जब वो वापस मिलेगी, जब हमने पे करी थी, तो हमने उसको एज एन एक्सपेंस माइनस कर दिया था अपनी इनकम में, इनकम टैक्स चार्ज करने के लिए कि हमारा ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस माइनस हो जाएगा। मीन्स उसमें क्या होता है, ग्रॉस रिसीट्स माइनस एक्सपेंसेस, दैट इज इक्वल टू इनकम। इस इनकम के ऊपर टैक्स लगना है। अब जब ये रिफंड ऑफ ड्यूटी होगा, तो दिस रिफंड ऑफ ड्यूटी, इस रिफंड ऑफ ड्यूटी को हम ड्यूटी ड्रॉबैक कहते हैं। ये जो रिफंड ऑफ ड्यूटी होगा, इसी को हम ड्यूटी ड्रॉबैक कहते हैं। और ये जो ड्यूटी ड्रॉबैक हमको मिलेगी, दिस विल बी टैक्सेबल इनकम। ये टैक्सेबल इनकम कब टैक्सेबल होएगी? इट विल नॉट हैपन ऑन मर्केंटाइल बेसिस, इट विल हैपन ओनली व्हेन वी गेट द कैश फॉर दैट। जब हमको कैश जो है वो हिंदुस्तान की सरकार, जो कस्टम्स ड्यूटी है हमारी, हमको हमारे हाथ में दे देगी कि ये लो जी ड्यूटी ड्रॉबैक आपका आपके पास आ गया, तो वो आपकी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी और अकॉर्डिंगली हमको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है जी, इज इट क्लियर? ड्यूटी ड्रॉबैक क्या yes टर्म sir, है, समझ में आ गई? ये दोनों एक्सेप्शंस जो हैं ये समझ में आ गया कि हमको वैसे तो मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करनी है या हमको कैश बेसिस करनी है। बट अगर आप मर्केंटाइल भी फॉलो कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव विच यू आर फॉलोइंग, ये दो तरह की इनकम्स जो हैं आपकी, ये टैक्सेबल तभी होंगी जब ये इनकम आप अपने हाथ में रिसीव कर लेंगे, अदरवाइज ये टैक्सेबल नहीं होंगी। इसके बाद जो है वो आपका ये क्लॉजेस जो है ये खत्म करते हैं इस स्लाइड को। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू नोटिफाई इन द ऑफिशियल गैजेट फ्रॉम टाइम टू टाइम इनकम कंप्यूटेशन एंड इनकम एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स टू बी फॉलोड बाय एनी क्लास ऑफ assessees or in respect of any class of income. Central government has notified 10 ICDS to be applied from assessment year to 2017-18, 2017-18 से ये 10 जो है ये फॉलो होने। तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या बनता है इसमें? ये बनता है कि कितने आईसीडीएस है और कौन से असेसमेंट ईयर से फॉलो हो रहे हैं। ये 2 पॉइंट्स आप याद रख लें तो काम खत्म हो गया। द नोटिफाइड आईसीडीएस हैव टू बी फॉलोड बाय ऑल द असेसीज, ये तीसरा बन गया।
all the assessees say means इसमें जो है एक जो एक्सेप्शन हो गया अदर देन इंडिविजुअल्स एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट। अब ये कौन से हिंदू, सब नहीं है इसमें, जो इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है इसमें सारे के सारे एग्जेम्प्ट नहीं हो रहे। इसमें कौन से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज और इंडिविजुअल्स एग्जेम्प्ट हो रहे हैं? दोज हु आर नॉट रिक्वायर्ड to get their accounts audited in accordance with provisions of section 44AB। ये अब एक सेक्शन आ गया 44AB का, ये सेक्शन याद करने वाला हो गया। ये सेक्शन याद कैसे करना है, ये बड़ी जल्दी याद हो जाएगा अपने को, धीरे धीरे हम बात करेंगे, ये चैप्टर खत्म होते होते तक याद हो जाएगा, लोड नहीं लेना है। आपकी डिपेंड करता है कि आपकी टर्नओवर बिजनेस की कितनी है। if that turnover means sale of the business is beyond a specified limit, तो आपको अपने अकाउंट्स जो हैं वो ऑडिट कराने पड़ते हैं। प्रोफेशन में भी एक लिमिट है और बिजनेस में भी एक लिमिट है, जो ट्रेडिंग आप कर रहे हैं उसमें भी एक लिमिट है। तो जैसे ही आपकी वो टर्नओवर उससे एक्सीड करेगी तो आपको अकाउंट्स जो हैं वो कंपल्सरीली ऑडिट कराने पड़ेंगे। वो कंपल्सरी ऑडिट आपका 44AB के अंदर होता है। इसके लिए ये ऑडिट करने के लिए जो क्वालिफाइड पर्सन है वो अकाउंटेंट की डेफिनेशन में आ जाता है, और अकाउंटेंट जो है हिंदुस्तान में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इसके लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीज को भी अकाउंटेंट की डेफिनेशन दे दो। उम्मीद नहीं है मिलेगा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक प्रेरोगेटिव है, वो उसके ऊपर जो है अड़ा हुआ है कि ना ओनली वी आर अकाउंटेंट। सो 44AB का ऑडिट जिसने करवाना है वो आईसीडीएस फॉलो करेगा। जिसने 44AB का ऑडिट नहीं करवाना है उसको आईसीडीएस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वो कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करे, एक्रूअल बेसिस पे करे, जैसे उसका दिल करता है वो करे। मैक्सिमम इंडिविजुअल्स जो हैं उन्हें आईसीडीएस नहीं फॉलो करना है, मैक्सिमम एचयूएफ को भी नहीं करना है।